अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ सही आ रही है? जी, आवाज़ सही साफ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, सही। सर आ रही है। ठीक है, अनम्यूट कर दूँ। अच्छा, ये हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है ना वो मेजर 4 चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और यूजर्स। हार्डवेयर में सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस के बारे में बात की। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज़ वगैरह जो हमने देखे। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है वो आप वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, वेब ब्राउज़र या जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आप अपने यूज़ करोगे वो। और चौथा जो है यूज़र्स, जिसमें हम लोग पीपल्स हैं, मशीन्स हैं, वो भी यूज़र्स होती हैं बाज़-औक़ात। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमारा फोकस जो है ना ज़्यादातर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हो गया है, ठीक है। हार्डवेयर के लिए भी कोर्सेज़ हैं, मौजूद हैं। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से एक कोर्स है, वो हार्डवेयर पे ज़्यादा फोकस है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज वो हार्डवेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। तो बहरहाल इस कोर्स के अंदर ज़्यादातर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही फोकस्ड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चारों लेवल दिखाए गए हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आप पोजीशन यहाँ पर देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आप यहाँ पोजीशन देखो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान में, यानी कि यहाँ पर आपके जो है कंपाइलर है, असेंबलर है, टेक्स्ट एडिटर है, डेटाबेस सिस्टम्स है, वर्ड प्रोसेसर है, पावर पॉइंट है, जो भी है वो आपके सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम है। और वो जो है वो एक्चुअली सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन यूज़ कर रहा है? यूज़र यूज़ कर रहा है। यूज़र है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, ये यूज़र सारे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इन एप्लीकेशन प्रोग्राम के बैक एंड पे क्या चल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्चुअली वो किस पे काम कर रहा है? कंप्यूटर हार्डवेयर पे काम कर रहा है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में हटा दिया जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ज़ाहिर है वो चलेगा ही नहीं जब हार्डवेयर ही जो है वो हट जाए। तो ये एक तरह से इंटरमीडियरी काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जिसकी वजह से जो है बआसानी हम सारे काम जो है कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? नो सर। अच्छा, इस सेमेस्टर में आप लोग कौन कौन से कोर्स पढ़ रहे हो? सर ऊप पढ़ रहे हो और ERP कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा, और ERP कंप्यूटिंग और E1। E1 क्या है? इंग्लिश? अच्छा Cost and managerial accounting. यस अच्छा, ठीक। और ये आपका सेमेस्टर कौन सा है? सर सेकंड। Second. अच्छा, सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। यानी कि आपको तो तकरीबन अभी आपने शुरुआत ही की है, तकरीबन ज़्यादा चीज़ें आपकी अभी रहती हैं। जी धीरे सर। धीरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको आइडिया हो गया, ये अच्छी बात हो गई कि सी शार्प वगैरह का। और इस सेमेस्टर में भी आप वो पढ़ रहे हैं, तो ये भी अच्छा है, ताकि जो है और प्रोग्रामिंग आपकी जो अच्छी हो जाएगी। प्रोजेक्ट में आसानी रहेगी आपको। सर हमारा ये कोर्स थ्योरेटिकल होगा या फिर हम ये भी वी आर कोडिंग वगैरह इंस्टॉल करेंगे? कोडिंग जो हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है ना, मैं उसी के प्रोजेक्ट बनाऊंगा, और वो फिर आपको प्रैक्टिकली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने होंगे। यानी कि जो बैकग्राउंड में काम हो रहा है, प्रोसेसर कर रहा है, उसको थोड़ा सा जो है ना मतलब आपको व्यू करोगे आप उसको प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करके कि वो कैसे काम करता है। लेकिन जाहिर है सारी की चीज़ें पहले मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे काम हो रहा है पूरा परफेक्ट, फिर इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट उसके हवाले से मिलेगा।
बस जो हम कोर्सेज में टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे ना, मैं उसी के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। और आपकी क्लास के अंदर भी मुझे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है 20, कम ही स्ट्रेंथ है। तो बहरहाल अभी मैं आज की क्लास में, अगली क्लास में आपको बता दूंगा कितने ग्रुप मेंबर्स होने चाहिए एक ग्रुप में, क्योंकि 20 के लिहाज से तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम बस दो दो के ग्रुप बनाया आप, सही है, 10 प्रोजेक्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर स्ट्रेंथ 30 से अबव है फिर जो है 3 के भी बना सकते हैं। अच्छा जी, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये देखा जाता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। यूजर्स वांट कन्वीनियंस। ठीक है, हम यूजर्स जो है वो क्या चाहते हैं, आसानी चाहते हैं। आसानी मतलब क्या, ईज ऑफ यूज। ठीक है, हम हर चीज़ आसानी से एक्सेस कर सकें, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम आराम से चले, हमारा हार्डवेयर आराम से चले, आसानी से हम इस्तेमाल कर सकें। यूजर जो है कन्वीनियंस चाहता है, साथ साथ परफॉर्मेंस भी चाहता है कि अच्छी परफॉर्मेंस भी मिले। लेकिन यूजर जो है ना वो इससे कंसर्न नहीं होता कि रिसोर्स की यूटिलाइजेशन सही हो रही है कि नहीं हो रही। यूजर्स डोंट केयर अबाउट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है यूजर्स की परवाह नहीं कर रहे होते कि रिसोर्स का मतलब क्या है, जैसे मेमोरी फुल हो रही है या हाफ जा रही है, या प्रोसेसर कहीं अपनी पूरी प्रोसेसर जो है अपनी फुल स्ट्रेंथ पे तो नहीं चला गया। अब यूज़र इससे कंसर्न नहीं होता, यूज़र चाहता है कि आसानी हो, गुड परफॉर्मेंस हो। रिसोर्स की यूटिलाइजेशन से यूज़र कंसर्न नहीं होता। अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, रिसोर्स की यूटिलाइजेशन अपने एंड में खुद करता है। रैम को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना, प्रोसेसर को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना, ठीक है, इस तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जो है वो सही तरीके से डील करना। तो रिसोर्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है ना, ये काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अपने एंड पे देख रहा होता है, यूजर इससे कंसर्न नहीं होता। बट अब आपने देखा होगा शेयर्ड कंप्यूटर सच एज मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर मस्ट कीप ऑल यूजर्स हैप्पी। अगर हम नेटवर्क की बात करें, बड़ा नेटवर्क है कोई जिसमें मेन मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर का आपको आइडिया होगा, जैसे कि मतलब टर्मिनल्स लगे होते हैं। जैसे आप देखें रेलवे रिजर्वेशन कराने जाए, बुकिंग कराने, तो आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे मतलब जो है काउंटर हैं और पीसीज लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर हार्ड डिस्क नहीं है। हार्ड डिस्क जो है ना एक्चुअली वो सेंट्रल पोजीशन पे लगी होती है, प्रोसेसर भी सेंट्रल पोजीशन पे होता है, वो सिर्फ एंट्री कर रहे होते हैं। वो इस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। तो वो क्या, उसमें बहुत सारे यूजर्स होते हैं और सब चाहते हैं कि सब जो है कन्वीनियंटली अपना प्रोग्राम यूज करें। यूजर्स ऑफ डेडिकेटेड सिस्टम सच एज वर्क स्टेशन हैव डेडिकेटेड रिसोर्सेज बट फ्रीक्वेंटली यूज शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम सर्वर्स। ठीक है, तो ये जो मैं बताया वर्क स्टेशन का मतलब है कि बहुत सारे पीसीज होते हैं, वर्क स्टेशन होते हैं, और वो सारे के सारे सर्वर्स के थ्रू चल रहे होते हैं और सर्वर्स की रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं, ये रिसोर्सेज यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सर्वर के पास सारे प्रोसेसर भी होते हैं और स्टोरेज स्पेस भी वही होती है सर्वर के पास, और सब सर्वर से ही जो है वो अपनी स्टोरेज और स्टोरेज को भी और प्रोसेसिंग को भी सारे सर्वर से ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स को मतलब प्रॉपर यूटिलाइज कर होते हैं। इस तरह इस एनवायरनमेंट में भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए, और जाहिर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, ये पूरे नेटवर्क के अंदर रिसोर्सेज को मैनेज करना। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि आपके सिर्फ कंप्यूटर की हद तक है, लेकिन अगर पूरे नेटवर्क को पूरे अगर नेटवर्क की हम अगर बात करें तो उसके लिए भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर रिसोर्स पुअर ऑप्टिमाइज्ड फॉर यूजेबिलिटी एंड बेटर लाइफ। यानी कि अगर हम मोबाइल की बात करें तो उसमें ज़्यादातर कंसर्न क्या होता है कि आपकी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो बैटरी को कम से कम यूटिलाइज करे, यानी कि बैटरी लाइफ बढ़ जाए, बैटरी ज़्यादा यूज़ नहीं करे। ठीक है, और जो ऑप्टिमाइज यूजेबिलिटी का मतलब ये है कि ज़ाहिर है हैंडल डिवाइस है। हैंडल डिवाइस का मतलब क्या होता है, आपका जो लैपटॉप्स भी आ जाते हैं इसमें, आपके टैब्स भी आ जाते हैं, मोबाइल फ़ोन भी आ जाते हैं, ये सारे के सारे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्या चाहोगे कि इसकी लाइफ बैटरी लाइफ अच्छी हो और उसके जो है वो जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड हो। सब कंप्यूटर्स हैव लिटिल और नो यूजर इंटरफेस। ठीक है, कुछ कंप्यूटर जो है वो उनका इंटरफेस या तो थोड़ा सा होता है
या बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। सच एज एम्बेडेड कंप्यूटर्स इन डिवाइस एंड ऑटोमोबाइल, आपने देखा होगा कि जैसे माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी सिस्टम होता है ना, या एसी होता है, स्प्लिट होता है, स्प्लिट के अंदर भी एक सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन वो एम्बेडेड कंप्यूटर्स है। एम्बेडेड कंप्यूटर मतलब क्या है कि उसको एम्बेड कर दिया जाता है और चिप्स लगा दी जाती हैं, वो अपना सिर्फ वही काम कर रहे होते हैं जिसके लिए उनको जो है लगाया गया है, ठीक है। तो इस तरह वो किसी का इंटरफेस होता है, किसी का छोटा सा इंटरफेस होता है जो आपने देखा होगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर भी चाहिए, ठीक है, जो कि ऑपरेट कर रहा होगा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है वो इस हवाले से बताई जा रही हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सारे काम कर सकता है। देखा जाता है वो कौन से एंगल से कर रहा है, ठीक है। रिसोर्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा होता है, सबसे बड़ा काम यही होता है कि प्रॉपरली जो है रिसोर्सेज जो है, रिसोर्स का मतलब क्या है, आपकी हार्ड डिस्क, रैम, जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी रिसोर्सेज हैं और उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? No, sir. इस स्लाइड में देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस के साथ साथ समझाया भी गया है क्या क्या काम हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम जो है, जॉब्स जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिमिलर टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की तरह। गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि भाई पूरी मुल्क चलाना, सही सारी चीज़ों को मेंटेन रखना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यही काम होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को जो है चलाना, कंप्यूटर सिस्टम जो है स्मूथली चलता रहे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारे स्मूथली चलते रहे। The components of a computer systems are hardware, software and data, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, ये स्मूथली चलते रहे सारे। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द मींस ऑफ फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज इन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनका प्रॉपर यूजेज जो है वो इंश्योर करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, इट इज़ अ रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर का मतलब क्या है कि वो मैनेज करता है कि किसको कितनी रिसोर्स मिलनी चाहिए, यानी कि यूजर को कितनी रिसोर्स मिले, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर आप एम एस वर्ड खोलें तो सारी प्रोसेसिंग एम एस वर्ड खर्च कर दे, बाकी कोई प्रोग्राम चल नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप 20 एप्लीकेशन जी। खोल रहे होते हैं और 20 की 20 चल रही होती है। इसका मतलब है सबको रिसोर्सेज मिल रही है ना, सबको रैम भी मिल रही है, सबको प्रोसेसिंग पावर भी मिल रही है, जब भी तो सारे 10 की 10 एप्लीकेशन एक साथ चल रही है। तो रिसोर्स की एलोकेशन जो है बैकग्राउंड में एक्चुअली वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और वो अपने एंड पे सारी रिसोर्सेज को मैनेज करता है। और यहाँ पर देखें, डिसाइड्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट एंड फेयर रिसोर्स यूज। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वक्त में जो है एक रिसोर्स जो है दो दो जो है वो एंटिटीज को चाहिए हो। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जो है ना, अब हार्ड फॉर एग्जांपल रैम है, रैम जो है वो दोनों को ही चाहिए होती, सारे प्रोग्राम्स को चाहिए होती है, लेकिन अब या प्रोसेसर सारे प्रोग्राम को चाहिए होता है, लेकिन प्रोसेसर एक वक्त में एक ही रिक्वेस्ट पूरी करेगा, सबकी रिक्वेस्ट एक वक्त में पूरी नहीं कर सकता। अब बीच में जब कन्फ्लिक्ट आता है ना, किसको दे किसको ना दे रिसोर्स, तो उसके लिए बीच बहुत सारे जो है ना मैकेनिज्म्स है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, कि कॉन्फ्लिक्टेड रिसोर्सेज के अंदर जो मैनेज कैसे करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैनेज करने के बाद ताकि फैसला करता है किसको कितनी रिसोर्स मिलनी चाहिए, ताकि जो है वो इसका जो है वो रिसोर्स आप सही तरीके से यूज कर सकते। अब आपने देखा होगा 10 प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन जब आप माउस से क्लिक करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है वो एम एस वर्ड भी चल रहा है, पावर पॉइंट भी चल रहा है, और इसके साथ एक्सेल की वर्कशीट भी चल रही है, और भी जो है 10 चीज़ें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के काम जो, और भी 10 चीज़ें जो है एप्लीकेशन ही चल रही हैं। लेकिन जब आप माउस से क्लिक करोगे, आपने शट डाउन कर दिया, तो क्या होगा, वो आपकी रिक्वेस्ट को प्रीफर करेगा, है ना, क्योंकि हालांकि 10 काम पहले से चल रहे हैं, लेकिन वो 10 काम को रोक के जो आपने इनपुट डिवाइस से रिक्वेस्ट भेजी है उसको वो प्रीफर करेगा कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की है, सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी की रिक्वेस्ट है जो कि यूजर ने जनरेट की है। उसको इसको इसको हम कहते हैं इंटरप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम की जबान में इसको हम कहते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब क्या है कि इनपुट या आउटपुट डिवाइस के जरिए कोई भी जो है काम किया जाए,
उसको कहते हैं इंटरप्ट। माउस से आपने क्लिक कर दिया, कीबोर्ड से आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, या जो है वो आउटपुट डिवाइस का मतलब है कि मॉनिटर से कुछ डिस्प्ले हो रहा है, कोई मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, वो कहलाते हैं इंटरप्ट्स। इंटरप्ट जो है ना वो सबसे हाई प्रायोरिटी के होते हैं, ये सबसे हाई प्रायोरिटी के होते हैं, सारे काम रोक के इंटरप्ट को पहले तरजीह दी जाती है। तो ये रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का रिसोर्स एलोकेटर है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किसको पहले प्रायोरिटी दें, किस रिक्वेस्ट को बाद में प्रायोरिटी दें, किसका काम पहले करें, किसका काम बाद में करें। ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे देगा। अब हम इस कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके पीछे बाकायदा एल्गोरिदम चल रहे होते हैं, और ये एल्गोरिदम जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। बहुत सारे मैकेनिज्म है जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। तो डिटेल में इंशाल्लाह इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। फिर आखिरी पॉइंट ये आप बता रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोल प्रोग्राम, controls execution of programs to prevent errors and improper use of the computer। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखो, आप कभी कभी ऐसा होता है आप कोई चीज शट डाउन करना चाह रहे हो और मैसेज आता है शट डाउन नहीं हो सकता, अभी एक प्रोसेस रनिंग के अंदर है। ऐसा हुआ है ना आप लोगों के साथ, आप कोई चीज करना चाह रहे होते हो, वो मैसेज आ जाता है कि भाई ये काम नहीं हो सकता, अभी प्रोसेस रन में है, या कोई कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो तो क्या, या जो है वो कहता है अभी फाइल जो है वो अभी इस वक्त यूज में है। तो इन चीजों को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो मैनेज कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम अपने, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह की क्या कर रहा होता है, कंट्रोलिंग कर रहा होता है, एक तरह की कंट्रोलिंग कर रहा होता है, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, और एरर आने से भी रोकता है, ताकि ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी चीज हम करें कि एरर आ जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डीवीडी से आपने कोई डीवीडी लगाई कंप्यूटर में, और डीवीडी लगाने के बाद जो है ना आपने वो डीवीडी आपने लगाई, डीवीडी चल रही है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, आप इसमें से फाइलें एक्सेस कर रहे हो, और जो है आपने एकदम जो है ना डीवीडी को निकाल दिया, जैसी फाइलें उस पर रीड हो रही थी उस वक्त आपने डीवीडी को निकाल दिया, तो क्या होगा, एरर आएगा। अच्छा, एरर क्यों आएगा, क्योंकि रिसोर्स की जो है प्रॉपर, मतलब आप रिसोर्स यूज हो रही थी उसको आपने फौरन जो है इजेक्ट कर दिया, या यूएसबी आपने लगाई, यूएसबी की आपने फोल्डर एक्सेस कर रहे थे, आपने यूएसबी एकदम निकाल दी, तो भी एरर आता है। तो इस तरह की एरर हैंडलिंग करना, प्रिवेंट करना, चीज़ों को बचाना, वो फौरन मैसेज देता है कि भाई अभी एक प्रोसेस चल रहा है, अभी आप इस चीज़ों को ना करें, है ना, मैसेज आ रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ मैसेज देता है कि अभी जो है प्रोसेस चल रहा है, डू यू वांट टू दिस कंफर्मेशन लेता है, कोई फोल्डर डिलीट करना चाहे उसमें कंफर्मेशन लेता है। तो इस तरह के सारे एरर मैसेजेस को ना अपने एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना कंट्रोल कर रहा होता है। तो एक तरह से पूरी पूरी पीसी को कंट्रोल एक तरह से वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोल प्रोग्राम एज वेल। तो आपको इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन हो, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए गवर्नमेंट भी काम कर रहा होता है, यानी कि पूरी चीजें मेंटेन कर रहा होता है, रिसोर्स एलोकेशन का काम भी इसी का है, और एरर्स वगैरह को कंट्रोल करने का और प्रोग्राम को कंट्रोल करने का जो है काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे करता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, यानी कि मतलब ये बस ऑपरेटिंग सिस्टम के काम, आप काम समझ में आना चाहिए भाई, ये सारा काम जो है ना वही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ये सारे काम कर रहा हो। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, एवरीथिंग अ वेंडर शिप्स व्हेन यू ऑर्डर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें विंडोज के अंदर डाल दी गई हैं जो कि एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें डाल दी गई है विंडोज के अंदर। जैसे नेटवर्क के बहुत सारे ऑप्शन हैं, और मीडिया प्लेयर डाल दिया है, गेम्स डाल दिए हैं, कैलकुलेटर डाल दिया है, देखा है ना आपने, बहुत सारी चीजें विंडोज में आपने देखी होंगी, नोटपैड भी है। अब ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी डाल दी है, यूज करें। ठीक है, तो लेकिन तो फिर हम ये कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन चीज क्या है, जो मेन चीज है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो है कर्नेल। कर्नेल, द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर, एक प्रोग्राम जो हर वक्त चलता रहेगा कंप्यूटर में, कभी भी बंद नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो प्रोग्राम जो है ना वो कहलाता है कर्नल। ठीक है, कर्नल एक्चुअली देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कर्नल, ठीक है, कर्नल पार्ट होता है, कर्नल
और एक होता है शेल। एक कर्नल होता है, कर्नल जो है ना वो इनसाइड पार्ट है, आउटसाइड पार्ट है शेल। हम जो यूज कर रहे होते हैं ना, हम शेल को यूज कर रहे होते हैं। शेल का मतलब क्या है, इसमें यूजर इंटरफेस है, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया, फोल्डर्स पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक किया। अब ये हम क्या कर रहे हैं, हम शेल को यूज कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी फाइलें हैं जो चला रही होती है, उसको कहते हैं कर्नल। जो अच्छा जो एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम वो ये है, कर्नल है। शेल तो सिर्फ हमारे यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस है, यूआई है, यूजर इंटरफेस है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। शेल तब्दील किया जा सकता है, ठीक है। अब आप देखो लिनक्स की अगर हम बात करें, लिनक्स की, लिनक्स के अंदर बहुत सारे आपको वर्जन मिलेंगे, जैसे सुसे लिनक्स है, रेड हैट लिनक्स है, और यूबंटू लिनक्स है, ठीक है। उस तरह से और भी बहुत सारे वर्जन है, नाम याद नहीं, बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं लिनक्स के। तो अब लिनक्स जो है ना वो एक्चुअली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो होता क्या है कि इसका कर्नल सेम होता है, कर्नल यानी कि जो इंटरनल फाइलें चल रही होती हैं वो तो सेम होती हैं। फर्क क्या होता है, ऊपर का शेल चेंज कर देते हैं। ऊपर का शेल जो है रेड हार्ट लिनक्स वाले, रेड हार्ट लिनक्स का जो है वो अपना शेल चढ़ा देते हैं, ठीक है, रेड हार्ट लिनक्स वाले। इस तरह से जो है वो सुसे लिनक्स वाले जो है वो अपना शेल चढ़ा देते हैं, ठीक है? इस तरह से युबंटू वाले अपना अपना शेल चला देते हैं। सारी लिनक्स, लेकिन सबका यूजर इंटरफेस डिफरेंट है, ठीक है। बेसिक जो अंदर सबका चल रहा है ना कर्नल वो सेम है, इसलिए हम कह रहे हैं ये सारे के सारे लिनक्स है, सारे के सारे लिनक्स है, क्योंकि सबका कर्नल सेम है, अंदर जो फाइलें चल रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो सबकी सेम है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो मेन चीज होती है वो कर्नल होती है। बाकी और चीजें जो लगा दी गई हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जो साथ चला, जो जैसे विंडोज के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो कि एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, बल्कि वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है। जैसे विंडोज के अंदर आप इंस्टॉल करोगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इंस्टॉल कर लेता है, हालांकि वो वेब ब्राउजर है, उसका काम इंटरनेट को ब्राउज करना है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इस तरह बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम भी एसोसिएटेड कर दिए जाते हैं, लेकिन असल में जो चीज हम पढ़ेंगे ना इस कोर्स के अंदर वो कर्नल के बारे में पढ़ेंगे, कर्नल के बैकग्राउंड में काम कैसे हो रहा होता है कर्नल, ठीक है। जो अंदर का जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सारी बैकग्राउंड में फाइलें चल रही हैं, तो काम हो रहा है, रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, ठीक है। शेल जो है वो तो हमारी सहूलत के लिए बनाया जाता है, जो कि यूजर इंटरफेस होता है। एक्चुअल चीज जो है वो कर्नल है, जो कि हर वक्त चलता रहता है। जब आप कंप्यूटर शट डाउन करोगे तब कर्नल जो है वो शट डाउन होता है। ये बात क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन Yes. हो स्लाइड में तो कर सकते हैं। No, sir. वाइस पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं मुझे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कर्नल क्या होता है, शेल क्या होता है। और अगर आप देखें, मैं एक चीज और बताऊं आपको, ये बताया रैम का असल काम क्या है, रैम का, रैम का काम क्या है। अगर हम कंप्यूटर से रैम को निकालते तो क्या फर्क पड़ेगा? रैम का काम क्या है, कौन बताएगा? सर मे बी हम जो वर्क जी, करते हैं, प्रोसेस चल रहे हो सर, जो भी प्रोसेस वगैरह आई थिंक चल रहे होते हैं तो वो रैम में जाके स्टोर होते हैं फॉर अ वाइल, एंड देन लाइक रैम पे लाइक रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम ही लाइक इसी वजह से होता है कि रीड करता है सारे प्रोसेस को मे बी। सही है। अच्छा, अगर टेम्पररी आते रैम में, और टेम्पररी मतलब अगर कोई फाइल मैंने एग्जीक्यूट करनी है तो क्या वो पहले रैम में लोड होगी? सर पहले वो रैम में तो लोड नहीं होगी आई थिंक, लेकिन प्रॉपर्ली इसका आंसर भी नहीं पता मुझे। ये बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है, रैम में होता है या हार्ड डिस्क में होता है? हार्ड ड्राइव में सर, विंडोज जो है या हार्ड ड्राइव में। हार्ड ड्राइव में होती है। फिर अगर हम रैम निकाल दें तो हमारी विंडोज चल जाएगी? नहीं सर, तो ऐसा वो कौन सा आई काम है डोंट, जो रैम के बगैर विंडोज नहीं चल पा रही? रीड नहीं कर पा रही होगी हार्ड ड्राइव के अंदर जो डेटा है।
maybe. वो तो रीड तो प्रोसेसर करता है, रैम तो डम डिवाइस है ना, रैम कोई रीड तो नहीं करती ना राइट करती है, रैम तो डम डिवाइस है। जैसे हार्ड डिस्क डम डिवाइस है, जो एक्टिव चीज है ना वो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर जो एक्चुअली रीड भी कर रहा है राइट भी कर रहा है। तो सवाल मेरा ये था कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ रैम। ये तो आपने सही बताया, टेम्पररी स्टोरेज है, लेकिन टेम्पररी स्टोरेज को हम क्यों कर रहे हैं? हम अगर रैम के बगैर हमारा, अभी आपने कहा विंडोज नहीं चल सकती, क्यों नहीं चल सकती, क्या वजह है? ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पर ये समझ लें बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, रैम का असल काम नहीं पता होता, तो जिसकी वजह से जो है ना कंफ्यूजन होती है बहुत सारी चीज़। अब रैम का मैं आपको यहाँ पर काम दिखा रहा हूँ, देखिए ये एक चीज़ होती है सीपीयू, ये आपका सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि माइक्रो प्रोसेसर है एक्चुअली, ठीक है। और एक चीज़ होगी आपकी रैम, ये आपकी रैम होगी, और एक चीज़ हो गई आपकी हार्ड डिस्क। अच्छा, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज किसे कहते हैं? पढ़ा होगा आपने, डबल आईसीटी का कोर्स पढ़ा है आप लोगों ने, डबल आईसीटी? नो सर। अच्छा, हार्ड डिस्क जो ना आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या? परमानेंट है। यहाँ जो भी आप हार्ड डिस्क में रख दोगे परमानेंट होता है ना, आप लैपटॉप या कंप्यूटर शट डाउन कर दो तो वो चीज़ें खत्म नहीं होती जो हार्ड डिस्क में रखी हुई है, जो सेव की हुई है, ठीक है। तो ये परमानेंट स्टोरेज होती है, उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर परमानेंटली डेटा सेव हो रहा होता है, रिमूव नहीं होता। एक होता है प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज कौन सी है? आपकी रैम है। प्राइमरी स्टोरेज रैम है, जहाँ पर आपका, लेकिन यहाँ पर ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, सही बताया था उन्होंने, टेम्पररी है। टेम्पररी होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बात याद रखिएगा, सीपीयू कभी भी जो है ना, सीपीयू जो इंटरेक्ट करता है वो किसके साथ करता है? रैम के साथ। सीपीयू हमेशा रैम के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। सीपीयू कभी भी हार्ड डिस्क के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि ये काम नहीं हो सकता, ये इंटरेक्शन हार्ड डिस्क सीपीयू को कभी, सीपीयू हार्ड डिस्क को कम्युनिकेट करे या हार्ड डिस्क सीपीयू को डायरेक्ट कम्युनिकेशन in between CPU and hard disk is not possible. In between CPU and secondary devices is not possible, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो होती है वो एक्चुअली हमेशा रैम और CPU, प्रोसेसर जो प्रोसेस कर रहा होता है ना, वो उन चीज़ों को प्रोसेस करता है जो रैम में मौजूद होती है, उन चीज़ों को प्रोसेसर रन करता है, ठीक है, जो रैम में मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल रखी हुई है आपकी, डॉक्यूमेंट फाइल है, वर्ड की फाइल है, लेट सपोज abc.docx, abc.docx, ये एक वर्ड की फाइल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये आपकी हार्ड डिस्क पे रखी है, आपने इस फाइल को डबल क्लिक किया, जैसे ही आपने इसको डबल क्लिक किया ये फाइल कहाँ लोड हो जाएगी? रैम में। अब ये फाइल हार्ड डिस्क से रैम में आ जाएगी, जब हार्ड डिस्क से रैम में आएगी अब ये फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। जिस चीज को आप प्रोसेस कर रहे होते हो ना वो हमेशा रैम में होती है, याद रखिएगा, और फिर हार्ड डिस्क से उठ के रैम में आती है और फिर वो आपको नजर आती है स्क्रीन पे। और प्रोसेसर जो है वो एक्चुअली क्या कर रहा होगा, इस abc.doc फाइल को जो है प्रोसेसर जो है ना वो इस फाइल को चलाएगा, ठीक है। आप इस पर काम करेंगे और जब आप इसको सेव करेंगे तो वो हार्ड डिस्क पे सेव तो कर देगा, लेकिन वो एक्चुअली रैम के अंदर उस फाइल को खोले हुए होगा, ठीक है। और जब आप इस फाइल को क्लोज करेंगे, बंद कर देंगे, तो फिर ये रैम से बाहर चली जाएगी फाइल। अब ये हार्ड डिस्क पे तो मौजूद है लेकिन अब रैम में नहीं। इस तरह जो फाइल आप क्लिक करते जा रहे हो विंडोज के अंदर, वो एक एक करके कहाँ लोड हो रही है? रैम में। और जो चीज लोड होगी रैम में एक्चुअली वही एग्जीक्यूट होगी, उसके अलावा कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती। याद रखिएगा, जो भी चीज एग्जीक्यूशन में है वो यकीनन रैम में ही है, रैम के अलावा एग्जीक्यूशन हो नहीं सकती, ठीक है। और जब आप क्लोज कर दोगे तो वो चीज रैम से बाहर चली जाती है, हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहती है, लेकिन जब आप क्लिक करते हो तब यूज करते हो तो वो उठ के रैम में आती है, जब भी हम उसको यूज कर सकते हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने सवाल किया था विंडोज कहाँ है, विंडोज सही, विंडोज होती तो हार्ड डिस्क पे ही है। आपकी जो विंडोज है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं, वो विंडोज जो है आपकी हार्ड डिस्क पे ही होती है। लेकिन जब कंप्यूटर शुरू में स्टार्ट होता है ना, तो पूरी की पूरी विंडोज उठ के कहाँ आती है? जो इसके एसेंशियल पार्ट है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एसेंशियल पार्ट है, जो कि प्रोग्राम को रन करते हैं,
वो कहाँ आ जाते हैं? रैम के अंदर। रैम के अंदर जब भी हमें हमारी विंडोज चल रही होती है और हमारा काम हो रहा होता है, और वो जब तक ये हम कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, ये विंडोज रैम के अंदर एक्टिवेट रहती है। जब हम शट डाउन करते हैं, फिर ये जो है विंडोज जो है वो रैम से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो अगर अगर लेकिन हार्ड डिस्क में यकीनन मौजूद होती है ऑफलाइन, लेकिन जब हम इसको यूज करेंगे तो रैम के जरिए से ही यूज करेंगे। दूसरे लफ्जों में प्रोसेसर जो भी प्रोसेसिंग करेगा वो सिर्फ रैम के अंदर रखी हुई चीज़ों को ही जो है प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है। और इसके लिए लाजमी है कि जो प्रोसेसर है वो जो जितनी भी प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस है, जितनी भी एप्लीकेशन है सब प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है वो रैम के अंदर लोड होना जरूरी है ताकि प्रोसेसर उन प्रोसेस के ऊपर प्रोसेसिंग कर सके। इसमें कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। सैयद हारिस, क्या सवाल है? सर आई वांटेड टू आस्क समथिंग अ बिट ऑफ टॉपिक कि सर रैम और जो वीरैम होती है ये आपस में लिंक हो सकती हैं इफ नीडेड? ये वर्चुअल रैम की बात कर रहे हैं? वीडियो रैम की? वीडियो रैम? जी सर, क्योंकि अक्सर ये होता है कि गेम्स वगैरह में होता है सर कि वी रैम जो होती है आपकी वो रैम भी यूज़ कर लेती है एज अ वी रैम, तो क्या रैम भी वी रैम यूज़ कर सकती है एज अ रैम? आई जस्ट वांटेड टू देखिए, आस्क। वो जो आपका सवाल है ना, वो है वो प्रॉपर जो है ना वो वीडियो ग्राफिक्स की बात हो रही है। वीडियो ग्राफिक्स के अंदर अपना जो है ना वो क्योंकि जाहिर है यस वो यस। हाई ग्राफिक्स को सपोर्ट करने के लिए ना उसके अंदर मेमोरी कार्ड मतलब मेमोरी होती है ग्राफिक्स कार्ड के अंदर। तो वो भी एक रैम है, लेकिन वो सिर्फ ग्राफिक्स के पर्पस के लिए यूज हो रही है। और वो ग्राफिक कार्ड स्पेशल जो लगाया गया है वो एक्चुअली सिर्फ ग्राफिक की चीज़ों को मेंटेन करने के लिए यस बनाया सर। गया है। तो कम्युनिकेशन तो जाहिर हो रही होती है, क्योंकि जाहिर है रैम के अंदर आपकी रैम रैम ही जो है वो वीडियो रैम को चलाएगी, यानी कि वीडियो रैम पहले रैम में लोड होगी फिर ही चलेगी। ओके तो सर। लेकिन वीडियो रैम इवेंचुअली जो है वो सिर्फ वो रैम एक्टिवेट कर देगा उसको, बाकी भी वीडियो रैम अपने एंड के ऊपर ग्राफिक्स को अपने एंड में मेंटेन करेगी। ओके। तो लिंक तो होता है, दोनों का आपस में लिंक तो होता है, लेकिन जाहिर है वो मेन मेमोरी नहीं है, सिर्फ वो वीडियो से मुतालिक चीज़ों को देखेगी ग्राफिक्स की, और वो वहाँ पर मेंटेन हो रही होंगी। तो ये एक तो मतलब ये था इस बारे में। और कोई क्वेश्चन इस स्लाइड के? ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये समझना, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता रैम का काम क्या है। ठीक है, कभी आपने ऐसा किया होगा कोई फाइल ओपन की हो MS वर्ड की और उसको फिर डिलीट किया हो, तो वो क्या वो डिलीट हो जाएगी? जब वो ओपन हुई हुई है और आप उसको जाके डिलीट करोगे उसके डेस्कटॉप पे आइकन, क्या वो डिलीट होगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सर वापिस रिपीट करना। जैसे कोई मैंने फाइल खोली हुई है ना, ये मैंने कोई फाइल है, ये फाइल मैंने खोल ली, ठीक है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, मैंने खोल लिया, सही है। तो मैं उसको डिलीट करूंगा, डिलीट होगा, ये राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ। याद आप दिस। विंडोज 10 के अंदर ये फीचर्स दे दिया इन्होंने, वैसे विंडोज 7 में ना फौरन डिलीट नहीं होता, क्योंकि वो जब आप कोई फाइल रैम में ओपन होती है ना, तो वो फिर डिलीट नहीं हो सकती एट द टाइम, उसी टाइम पे, अगर वो रैम के अंदर ओपन है। ठीक है, रैम से बाहर जाके ही इसको डिलीट किया जा सकता है, रैम के अंदर जब ओपन हो तो वो हालत में वो डिलीट नहीं होती। तो बहरहाल ये सारी चीजें थी इसके मुतालिक। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम पता है आपको? बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इज लोडेड एट पावर अप और रीबूट। जब आप कंप्यूटर को बूट करते हो, ये ऑपरेशन, ये तो आपने नाम सुना होगा ना, बूटिंग ऑपरेशन। यस सर। कंप्यूटर बूट कर रहा है। बूट का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली वो कंप्यूटर जो है वो, तो शुरू के अंदर हमें फिर भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए, जो कि ना वो हार्ड डिस्क में होता है सॉफ्टवेयर, ना वो रैम में। तो रैम तो खाली होती है, जब कंप्यूटर शट डाउन हुआ हुआ है उस वक्त रैम खाली है, ठीक है, रैम में तो कुछ भी नहीं है। फिर कंप्यूटर चलाएगा कौन? एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कंप्यूटर को चलाए। हार्ड डिस्क से तो प्रोसेसर यूज करता ही नहीं है डायरेक्ट, तो कंप्यूटर चलेगा कैसे? स्टार्ट कैसे होगा कंप्यूटर? क्योंकि रैम में कुछ है नहीं, कंप्यूटर शट डाउन हुआ हुआ है, रैम में कुछ है नहीं, हार्ड डिस्क को प्रोसेसर यूज नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा?
सर वो रोम को यूज करेगा टू रीड द सही, ऑपरेटिंग हाँ, सिस्टम। रोम यूज करेगा। एक और मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, पीसी ऑन करते हो, तो एक्चुअली यहाँ से एक सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पर रहता है और ये परमानेंट सॉफ्टवेयर है। रोम बायोस का नाम आपने सुना होगा ना। रोम बायोस, बायोस एक सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअली, बहुत बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। ये बायोस सॉफ्टवेयर होता है, उसका काम ये होता है कि रोम बायोस का काम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर काम क्या करता है, बूटिंग का काम करता है। बूटिंग का मतलब क्या है, सक्सेसफुली सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचा देना, सक्सेसफुली ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर देना, ये काम होता है रोम बायोस का। जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक मरतबा लोड हो गया, उसके बाद रोम बायोस का काम खत्म। रोम का बायोस काम करती है बूटिंग ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। जब आप बूटिंग को जो ना पोस्ट ऑपरेशन भी कहते हैं, पोस्ट ऑपरेशन, पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। यानी कि जैसे आपने पावर ऑन किया, कंप्यूटर अपने आप को सेल्फ टेस्ट करता है कि मेरे पास इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, कीबोर्ड है, माउस है, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, मॉनिटर है, स्पीकर है, और क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। उस सारी चीज़ों को, सारे ऑपरेशन को कहते हैं पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और बूटिंग, ड्यूरिंग बूटिंग ऑपरेशन जो है पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म होकर सक्सेसफुली जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको, यानी कि विंडोज को लोड कर देगा। तो रोम बायोस का काम यही होता है कि सक्सेसफुली सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो भी है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड हो जाए, वहां तक काम होता है रोम बायोस का, और उस ऑपरेशन को हम कहते हैं बूटिंग ऑपरेशन। तो रोम या ई प्रोम जो है वो एक तरह के फर्मवेयर है। फर्मवेयर का मतलब क्या होता है, एक चिप है जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके एम्बेड कर दिया गया है मदरबोर्ड के ऊपर, और वो मतलब परमानेंट होता है, ठीक है, वो इरेज नहीं होता। अगर वो इरेज हो जाए, आपका सिस्टम जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि रैम में कुछ है नहीं, हार्ड डिस्क को प्रोसेसर यूज़ नहीं कर सकता। तो कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो कि स्टार्ट करे चीज़ों को। तो वो चीज़ अगर आपके पास रोम नहीं है, रोम सिस्टम में नहीं है, तो ज़ाहिर है वो होगा नहीं। इसलिए रोम जो है ना, वो मदरबोर्ड के ऊपर एम्बेड कर दिया जाता है, जिसको हम फर्मवेयर भी कहते हैं। फर्मवेयर का मतलब वो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के ऊपर एम्बेड करके जो है लगा दिया जाए, उसको कहते हैं फर्मवेयर। इनिशियलाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, सारे सिस्टम के एस्पेक्ट जो है इनिशियलाइज करना, यानी कि मदरबोर्ड को, मतलब सॉरी, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, माउस को, जितनी आईओ डिवाइसेस है सबको सबको इनिशियलाइज करना जो है वो काम है रोम का, जिसको हम बूटिंग ऑपरेशन कहते हैं। लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड स्टार्ट। तो फाइनली काम क्या करता है बूटिंग ऑपरेशन, रोम का काम क्या है कि कर्नल जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन प्रोग्राम है कर्नल, वो लोड हो जाए, और उसकी जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए, ताकि आपका जो है चीज़ें नॉर्मली चलती रहे। तो कोई क्वेश्चन हो इस स्लाइड में तो पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा से रिकनेक्ट करूंगा, 1 मिनट से कम दिखा रहे हैं मुझे, ठीक है। ओके सर।